हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, आज का हमारा ये सेकंड लेक्चर है आपका, जो मानव जनन है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन उस चैप्टर का। देखो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ना, आपका जनन तंत्र के बारे में। तो जनन तंत्र में हम पहला टॉपिक जो भाई नर जनन तंत्र है वो पढ़ चुके हैं। आज दूसरा जो टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का वो है आपका स्त्री और जो मादा जनन तंत्र होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो भाई जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि अगर हम एक सिस्टम की बात करें, तंत्र की, तो वो कई सारे अंगों से बनता है ना। और हमने डिस्कस किया था भाई हमारे जनन तंत्र में जो अंग आते हैं, उन जनन तंत्र के अंगों को हम दो भागों में तोड़ते हैं। कौन कौन से भाई? एक तो प्राथमिक जनन अंग और दूसरा द्वितीय जनन अंग। ठीक है भाई। तो प्राथमिक जनन अंग किनको बोलते हैं भाई? दो चीजें याद रख लेना कि एक तो जो एंड्रोजन का निर्माण करते हैं भाई, जैसे अगर हम बात करें, जैसे मेल की अगर हम बात करें, तो मेल में जो टेस्टोस्टेरोन है वो वृषण के अंदर बन रहा है, और जो क्या है शुक्राणु है वो भी टेस्टिस के अंदर ही बनते हैं। तो अगर हम क्या नर की बात करें तो नर में जो वृषण है वो प्राथमिक जनन अंग हो जाते हैं। सेम चीज अगर हम बात करें मादा की, स्त्रियों की, तो स्त्रियों में क्या है, जो एंड्रोजन्स होते हैं वो आपके हो गए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और जो उनके अंदर युग्मक होता है वो अंडाणु हो गया। और इन दोनों की जो फॉर्मेशन है कहां पर होती है? ये दोनों की दोनों अंडाशय ओवरी के अंदर होती है। तो अगर हम बात करें स्त्रियों की, तो स्त्रियों में जो प्राथमिक जनन अंग है वो क्या हो गए? आपके अंडाशय हो गए, ओवरी हो गई। इसके अलावा बाकी जितने भी अंग होते हैं हमारे जनन तंत्र के, जो भाई किन चीजों में हेल्प करेंगे, एक मान लो वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा वो उनको पोषण प्रदान कर रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहे हैं। इसके अलावा वो उनका स्टोरेज कर रहे हैं, संग्रहण कर रहे हैं उनका। तो याद रखना हमारे जनन तंत्र के वो अंग जो क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं हमारे युग्मक के, उनको पोषण देते हैं, उनका संग्रहण करते हैं, है ना। उन सारे अंगों को हम क्या बोलते हैं? द्वितीय जनन अंग बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहां पर इसको बोल देंगे हम क्या, आपके सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है। अब सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में अगर आप देखो तो इसमें भाई क्या क्या चीजें आएंगी? आपको सबसे पहले कुछ नलियां देखने मिलती हैं जिनको सहायक नलिकाएं बोलते हैं। दूसरा फिर कुछ ग्रंथियां मिलेंगी, और तीसरा भाग जो है उसको बाहरी जनन इंद्रिय बोलते हैं, मतलब वो भाग जो बाहर से हमें दिखता है। तो जैसे भाई हमने पुरुष में डिस्कस किया था कि पुरुष के अंदर आपकी शुक्र जनक नलिकाएं हो गई, फिर वृषण जालिका हो गई, उसके बाद फिर आपकी शुक्र वाहिकाएं होती हैं, फिर अधिवृषण होता है, फिर शुक्र वाहक है, और उसके बाद भाई आपका सैखल्य नलिका आती है, और उसके बाद फिर आपका आता मूत्र मार्ग। सेम चीज अगर हम फीमेल की बात करें तो स्त्रियों में हमें भाई सबसे पहले जो डक्ट देखने मिलते हैं वो होगी आपकी अंडवाहिनी, या फिर जिसको डिंब वाहिनी भी बोलते हैं हम, इंग्लिश में फेलोपियन ट्यूब बोल देते हैं इसको। अब याद रखना फेलोपियन ट्यूब जो है इसके तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहला इसका जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं कीप, है ना, इंग्लिश में इनफंडिबुलम बोलते हैं। उसके बाद एक थोड़ा फैला हुआ भाग होता है जिसको तुम्बिका बोला जाता है, और फिर एक पतला सा संकरा भाग होता है जिसको हम संकीर्ण पथ इस्थमस बोलते हैं। तो पहली जो सहायक नली है स्त्रियों के अंदर वो होगी आपकी अंडवाहिनी फेलोपियन ट्यूब। दूसरी जो ट्यूब वहां पर आपको देखने मिलती है वो है आपका गर्भाशय, जिसको यूट्रस बोलते हैं हम इंग्लिश में। अब एक चीज याद रखना भाई, गर्भाशय के तीन भाग होते हैं इसके। एक तो है सबसे पहले भाई इसमें एक थोड़ा सा उठा हुआ भाग होता है गर्भाशय के अंदर, उसको हम गर्भाशय बुधन बोलते हैं, और फंडस। दूसरा फिर इसके अंदर एक इसकी मेन बॉडी है जहां पर सारी प्रक्रियाएं होती है मेनली, जिसको हम काय या बॉडी बोल देते हैं। और तीसरा फिर हमें एक छोटी सी नाल मिलती है वहां पर, डक्ट मिलेगी, जिसको हम गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स बोलते हैं। और लास्ट में अगर आप जाके देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? जो वेजाइना है, योनि, वो देखने को मिलेगी। तो एक चीज याद रखना भाई, तीन मेन नलिकाएं इसके अंदर आपको देखने मिलती हैं। एक तो अंडवाहिनी हो गया, दूसरा गर्भाशय हो गया, और तीसरा आपको है योनि वेजाइना देखने मिल जाएंगी। ग्रंथियों की बात करें भाई, जैसे हमने मेल में डिस्कस किया था कि मेल में पूरस्थ ग्रंथि हो गई, शुक्राशय हो गए, कंदमूत्रपथ ग्रंथि हो गई, टाइसन ग्रंथि हो गई। सेम चीज फीमेल्स में अगर हम देखें तो आपको सबसे पहले स्किन ग्रंथि, बार्थोलिन ग्रंथि, इन दोनों के नाम याद रखना, एनसीईआरटी ने दिए हुए नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा जैसे टाइसन ग्रंथि हमको मेल में मिलती है वैसे ही फीमेल में भी प्रेजेंट है। इसके अलावा स्तन ग्रंथियां ये आपको मिल जाएंगी। तो ग्रंथियों में याद रखना मेनली चार टाइप की ग्रंथि आपको मिलती है। एक तो स्किन ग्रंथि हो गई, बार्थोलिन हो गई, मतलब टाइसन ग्रंथि हो गई, और स्तन ग्रंथि हो गई। इसके अलावा भाई फीमेल में वो भाग
जो बाहर से आप देख सकते हो, है ना, जिसको हम बोलते हैं बाहरी जननेंद्रिय। तो बाहरी जननेंद्रिय में अगर आप देखो तो आपको क्या क्या मिल जाएगा भाई। सबसे पहले आपको एक उठा सा भाग मिलता है आगे की साइड पेल्विक एरिया में, जिसको हम जघन शेल बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस। इसके अलावा कुछ लिप जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको भगोष्ठ बोलते हैं। बाहर की तरफ जो होते हैं उनको वृहद भगोष्ठ, लेबिया मेजोरा, और अंदर की तरफ जो होते हैं उनको लघु भगोष्ठ, लेबिया माइनोरा बोलते हैं। फिर इसके अलावा भाई देखा होगा कि योनि के ऊपर हमें एक श्लेष्मा मेम्ब्रेन की झिल्ली की एक थोड़ा सा आवरण देखने मिलता है, जिसको हाइमन या फिर योनिच बोलते हैं। और इसके अलावा उसके अंदर एक सेंसरी एरिया होता है जिसको भक्षेफ या फिर क्लाइटोरिस बोलते हैं। तो ये भाई सबसे पहले पार्ट हो गए आपके कि भाई अगर हम स्त्री जनन तंत्र की बात करें तो स्त्री के जनन तंत्र में आपको क्या क्या मिलेगा भाई। प्राथमिक जनन अंग में अंडाशय आ गए, द्वितीय जनन अंग में नलियों में आपकी अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि हो गया। ग्रंथियों में स्किन ग्रंथि, पार्थोलिन, टाइसन और स्तन ग्रंथियां आ गई। और अगर हम बाहरी जननेंद्र की बात करें उसके अंदर भाई जघन शैल हो गया, वृहद भगोष्ठ है, लघु भगोष्ठ है, इसके अलावा योनिच हो गया और आपको भक्षेफ क्लाइटोरिस देखने मिल जाएगा। तो अभी इन्हीं को डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले भाई हम बात करेंगे किसके ऊपर, जो प्राथमिक जनन अंग है अंडाशय के ऊपर। अब देखो आज की क्लास में अंडाशय ही हो पाएगा क्योंकि अंडाशय अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और इसको जब हम पढ़ेंगे ना, आप एक चीज याद रखना, इस अंडाशय की संरचना में आपका थोड़ा बहुत भाग जो oogenesis का होता है, अंड जननी का, वो कवर हो जाएगा। थोड़ा भाग जो आपका आर्तव चक्र होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो वुमेन्स के अंदर चलती है, उसका भी कवर हो जाएगा। और अंडाशय की संरचना तो हो ही रही है। तो सबसे पहले अगर हम देखें भाई प्राथमिक जनन अंग, तो ये जैसे भी आपको बताया कि वो जन अंग जो या तो एंड्रोजन बना रहे हैं या युग्मक का निर्माण कर रहे हैं, उनको हम बोल देते हैं प्राथमिक जनन अंग। और महिलाओं में प्राथमिक जनन अंग क्या है, अंडाशय, ओवरी हो गई। ठीक है। अब देखो इसमें लिखा हुआ है कि अंडाशय जैसे एक जोड़ी होते हैं भाई, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ है, और उधर गुहा के निचले भाग में दोनों साइड आपको मिल जाएंगे। अब जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो बता रखा है कि भाई जैसे सबसे पहले अगर आप देखो यहाँ पर आपको कौन कौन से भाग देखने मिल रहे हैं। ये अंडाशय हो गया। अंडाशय के बाद यहाँ पर देखो तो डिंब वाहिनी और अंडवाहिनी यहाँ पर है, नलिका, जिसमें 3 भाग है। सबसे पहले कीप होता है, फिर तुम्बिका है, और फिर संकीर्ण पथ हो गया। इसके अलावा ये जो बीच वाला भाग आप पूरा देख पा रहे हो, ये पूरा बीच वाला भाग है गर्भाशय। गर्भाशय में आप देखो सबसे पहले एक छोटा सा उठा हुआ भाग है इसका, जिसको गर्भाशय बुधन या फंडस बोल देते हैं। फिर इसका जो बीच वाला पार्ट है इसको गर्भाशय बोल दिया जाता है या फिर काय बोल देते हैं। और फिर लास्ट में इसमें देखो एक छोटी सी यहाँ पर आपको ये नली देखने मिलती है। इस नलिका को बोला जाता है क्या, ग्रीवा, और गर्भाशय ग्रीवा, सर्विक्स इसको बोल देते हैं। और लास्ट में आपको देखने मिलेगी क्या, यहाँ पर वेजाइना। तो ये इसके भाग हो गए। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं भाई हम किसके बारे में, अंडाशय के बारे में। तो अंडाशय से एक चीज याद रखना, जितनी भी बातें मैं भी आपको मतलब एक्सप्लेन करूंगा वो सारी बातें मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके इनके नोट्स बना लेना पहले एक बार। लेकिन हम अंडाशय का जो स्ट्रक्चर है उसको सुन लेते हैं कि भाई उसमें क्या क्या संरचनाएं हैं और क्या क्या चीजें आपको हर महीने ओवरी के अंदर बदलाव देखने मिलते हैं। तो देखो जैसे सबसे पहले हम आ जाते हैं ओवरी की संरचना पे। अब देखो सबसे पहली चीज जो आपको ओवरी में देखने मिलेगी, मतलब सबसे बाहर अगर आप देखो तो सबसे बाहर आपको सबसे पहले एक पतली सी सरल छल की उपकला की लेयर देखने मिलती है। और वो जो पतली सी लेयर है सरल छल की उपकला की, उसको बोला जाता है मीजोथीलियम। उसमें मतलब ऐसे सबसे बाहर मीजोथीलियम हो गई। उस मीजो, और वो किसकी बनी हुई है भाई, आपकी सरल शल की उपकला की बनी हुई है। उसके जस्ट नीचे अगर आप देखोगे आपको सघन नियमित अनियमित संयोजी उत्तक का एक लेयर देखने मिलेगी आपको, जिसको बोला जाता है ट्यूनिका एल्बुचिनिया। ये जैसे अगर आपको अंडाशय का मतलब वृषण का स्ट्रक्चर याद हो, हमने उसमें भी देखा था ना कि ट्यूनिका एल्बुचिनिया थी जो वृषण को कई सारे कंपार्टमेंट में तोड़ रही थी। सेम चीज भाई ओवरी में सबसे बाहर सबसे पहले सरल शल की उपकला का आवरण है जिसे मीजोथीलियम बोल देते हैं। उसके जस्ट नीचे पूरे में ही क्या होगा, आपका ट्यूनिका एल्बुचिनिया मिलती है जो सघन अनियमित संयोजी उत्तक की बनी हुई है। उसके अंदर अगर आप देखोगे उसके अंदर जितना भी टिश्यू होता है, मतलब ओवरी के अंदर जितना भी टिश्यू भरा हुआ है, उस पूरे टिश्यू को बोला जाता है स्ट्रोमा। इस चीज को याद रख लेना, ओवरी के अंदर जितना भी टिश्यू भरा हुआ होता है उस पूरे टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है। अब देखो ये जो स्ट्रोमा है ये 2 भाग में डिवाइडेड होता है।
मतलब एक तो बाहर वाला पार्ट है जो थोड़ा सा लूज होता है, और जहां पर आपको कई सारे ओवेरियन पुट्टक मिलते हैं, मतलब कई सारे फॉलिकल्स मिलते हैं आपको। और एक बीच वाला भाग होता है जो थोड़ा सा डेंस होता है, जहां पर आपको तंत्रिकाएं, रुधिर वाहिनियां और जो आपकी लसिका वाहिनियां होती हैं वो सब देखने मिलेंगी। तो याद रख लेना भाई, बाहर वाला जो भाग होता है उसको बोला जाता है ओवेरियन कॉर्टेक्स और अंडाशय वल्कुट, और जो बीच वाला भाग होता है उसे बोलते हैं हम अंडाशय मध्यांश या फिर ओवेरियन मेड्यूला। ठीक है। अब देखो ये जो बाहर वाला भाग है, आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पर आपको कई सारे संरचनाएं देखने को मिल रही है ना। ये जो संरचनाएं जितनी भी यहां पर है, याद रखना इन सबको बोला जाता है फॉलिकल्स, और हिंदी में इसको हम बोलते हैं पुट्टक। और ओवरी के अंदर मिल रहे हैं इसलिए इनको अंडाशयी पुट्टक बोल देते हैं, अंडाशयी पुट्टक या फिर ओवेरियन फॉलिकल्स। अब देखो ये अंडाशय पुट्टक है क्या, कैसे बनते हैं, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें इनके साथ जुड़ी हुई है वो सब डिस्कस करते हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं हम मेल और फीमेल के अंदर। भाई ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि मेल और फीमेल के अंदर जनन तंत्र दोनों अलग अलग है। तो ऑब्वियस सी बात है उनके अंदर जो अभिक्रियाएं हो रही होंगी, अंदर जो प्रोसेसेस हो रही होंगी वो भी डिफरेंट होंगी। अब एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो हमको मेल और फीमेल में देखने मिलता है कि भाई जैसे मेल की अगर हम बात करें तो हमने डिस्कस किया था उनमें जो शुक्राणु बनते हैं वो शुक्राणु यौवनारंभ के टाइम पर बनना चालू होते हैं, जब प्यूबर्टी आती है 10 से 12 साल की एज के आसपास। लेकिन स्त्रियों में ऐसा नहीं होता। स्त्रियों में क्या होता है, उनके अंदर जो अंडाणु बनने की जो प्रक्रिया है वो उनके जन्म से पहले ही चालू हो जाती है, और फिर अंडाणु जो बनता है वो सिर्फ निषेचन के बाद बनता है। तो मतलब जो अंड जननी जो oogenesis प्रोसेस होती है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई जैसे अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले भाई जैसे अभी मान के चलो कि जो लड़की है, जो बेबी है, वो अभी कहां पर है, वो गर्भाशय के अंदर है ना। अभी उसका बर्थ भी नहीं हुआ और डेवलपमेंट चल रहा है उसका। तो होगा क्या, जब एक गर्ल का जो डेवलपमेंट चल रहा है उस टाइम पर भाई उसकी ओवरी बनेंगी, है ना। 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है पूरी, 9 महीने के टाइम में उसकी ओवरी भी बनेगी। तो जब उसकी ओवरी बनती है तो ओवरी बनने के साथ साथ ही उस ओवरी के अंदर कई सारी सेल्स बनती है जिनको हम अंडजननी कोशिकाएं बोलते हैं। तो यहां पर ड्रॉ कर रखा है, आप इनको साथ साथ देख भी सकते हो। तो सबसे पहले यहां पर क्या होंगी, आपको कुछ अंडजननी कोशिकाएं देखने मिलेंगी। मतलब लाखों करोड़ों यहां पर क्या है, सेल्स बनती है जिनको हम अंडजननी और उगोनिया कोशिकाएं बोलते हैं। जैसे हमने मेल में देखा भाई, मेल में स्पर्मेटोगोनिया थी, यहां पर नाम दे दिया उगोनिया। अब इन्हीं उगोनिया सेल से अंडाणु बनना है। लेकिन भाई मेल में तो क्या था भाई, जैसे स्पर्मेटोगोनिया था, ग्रोथ किया, मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 2 हुआ, विभेदन हुआ और शुक्राणु बन गया। लेकिन महिलाओं में ऐसा नहीं है। अब देखो यहां पर क्या है, जो अंडे बनने की जो प्रक्रिया है ये जब लड़की अपनी भ्रूणीय अवस्था में होती है उसी टाइम चालू हो जाती है। तो सबसे पहली चीज क्या देखने मिलती है भाई, जैसे अब यहां पर हजारों अंडजननी, लाखों करोड़ों अंडजननी कोशिकाएं बनती है। अब इन्हीं में से कुछ कोशिकाओं को डेवलप करके क्या बनाना है, आगे जाके अंडाणु बनाना है। तो कैसे कहानी चलती है भाई, सबसे पहले जैसे एक अंडजननी कोशिका वहां पे, अब वो अंडजननी कोशिका क्या है, साइज में वो थोड़ा सा ग्रो कर जाती है। ठीक है, साइज में ग्रो कर गई और वो किस में एंटर कर जाती है, मियोसिस 1 में। और मियोसिस 1 में याद रखना, वो मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं करती। मियोसिस 1 की जो जो प्रोफेज स्टेज होती है वहां पे जाके वो अपने डिवीजन को रोक लेती है, जो प्रोफेज स्टेज है। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, थोड़ा सा साइज में ग्रो कर गया। ग्रो करने के बाद इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ऊसाइट। इसको बोला जाता है प्राइमरी ऊसाइट या फिर प्राथमिक अंडक बोलते हैं। तो देखो यहां पर ऐसे बहुत सारी होंगी, मैं खाली अभी आपको एक ही लेके समझा रहा हूं। तो यहां पर क्या हुआ भाई, सबसे पहले एक प्राथमिक अंडक बना, और फिर होता क्या है, कुछ छोटी छोटी कोशिकाएं उसको चारों तरफ से घेर लेती है। तो जो कोशिकाएं यहां पर बनी है, इन कोशिकाओं को बोला जाता है कणिकामय कोशिकाएं, कणिकामय कोशिकाएं। और ये जो कणिकामय कोशिकाएं, इंग्लिश में इनको हम ग्रेनुलोसाइट्स बोल देते हैं, इन्होंने इनको घेर लिया। तो होता क्या भाई, यहां पर कोशिकाओं का एक गुच्छा सा बन गया। तो ये जो गुच्छा यहां पर बना है कोशिकाओं का, इसको बोलते हैं हम प्राथमिक पुट्टक।
और प्राइमरी फॉलिकल इसको बोला जाता है। तो एक प्राइमरी फॉलिकल के अंदर भाई आपको क्या देखने मिलेगा, सेंटर में प्राथमिक अंडक होगा जो मियोसिस 1 की प्रोफेज स्टेज पर रुका हुआ है, और बाहर क्या है, एक कणिकामय कोशिकाओं की एक सिंगल लेयर होती है। तो होता क्या है, जब तक भ्रूणी अवस्था चल रही है ऐसे हजारों लाखों फॉलिकल्स क्या हैं जो अंडाशय हैं, दोनों अंडाशय उनके अंदर बन जाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे पूरी 9 महीने की प्रेगनेंसी कंप्लीट हुई, अब उस लड़की का बर्थ हो गया। ठीक है, तो जब उस बर्थ होता है तब उनकी ओवरी के अंदर ऐसे लाखों क्या है, प्राइमरी oocyte प्राथमिक अंडक होते हैं। अब होता क्या भाई, जैसे मान लो कोई लड़की, उसका बर्थ हुआ और उसका जो प्यूबर्टी है वो 12 साल की एज में आनी है, तो इस पूरे 12 साल तक उस प्राथमिक अंडक के अंदर कोई भी बदलाव नहीं होता, वो वैसे के वैसे पड़े रहते हैं। बल्कि होता क्या है, जन्म के टाइम पर लाखों प्राथमिक अंडक होते हैं, लेकिन जब प्यूबर्टी आती है तो प्यूबर्टी तक आते आते लगभग ऐसे सिर्फ 60 से 80 हजार प्राथमिक अंडक बचते हैं एक ओवरी के अंदर। मतलब दोनों ओवरी को मिला दो तो लगभग 120 से लेकर आपका 160 हजार फॉलिकल्स आपको देखने मिलेंगे। अब देखो कहानी क्या है कि भाई जैसे ही प्यूबर्टी आई, अब हम जानते हैं भाई प्यूबर्टी आते ही हम जानते हैं एक हार्मोन पिट्यूट हाइपोथैलेमस से बनने लगता है। उस हार्मोन का नाम है GnRH, जिसका नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अभी GnRH क्या करता है, ये GnRH हार्मोन जाता है किसके ऊपर, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और फिर वहां से वो दो हार्मोन्स को रिलीज करवाता है जिसका नाम है LH और FSH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखो इस हार्मोन का नाम क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, हिंदी में इसको बोले तो पुट्टक प्रेरक हार्मोन। अब इसका नाम ये इसलिए दिया गया है क्योंकि ये इन पुट्टकों के अंदर परिवर्धन करवाता है, बदलाव करवाता है। तो देखो हुआ क्या, बर्थ के टाइम पर बहुत सारे फॉलिकल्स थे, पूरे जब तक क्या है जुवेनाइल पीरियड चलता है, जब तक बचपन चल रहा है, तो कई सारे पुट्टकों की डेथ होती रहती है। जब यौवनारंभ आता है, प्यूबर्टी आती है, तो लगभग 60 से 80 हजार पुट्टक एक ओवरी के अंदर बचते हैं। और जैसे प्यूबर्टी आई, हाइपोथैलेमस से GnRH बनने लग गया। GnRH क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से LH और FSH को बनाता है, फिर LH और FSH दोनों जाकर काम करते हैं ओवरी के अंदर। इनमें से भाई जो FSH है ये किसके ऊपर काम करता है, इन प्राथमिक पुट्टक के ऊपर। अब प्राथमिक पुट्टक के ऊपर वो काम करेगा और क्या बदलाव कर देता वो, देखो उसके अंदर कुछ चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। सबसे पहले तो जो प्राथमिक अंडक था उसके अंदर प्राइमरी oocyte, वो वैसा का वैसा ही पड़ा रहता है, उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं होता। लेकिन अभी क्या था भाई, जैसे प्राइमरी फॉलिकल के अंदर सिर्फ एक ही लेयर होती है कणिकामय कोशिकाओं की, लेकिन जो FSH जब इसके ऊपर काम करता है तो FSH की वजह से जो कणिकामय कोशिकाएं हैं इनमें विभाजन होने लग जाता है, और अब ये एक लेयर ना होकर 1 से 2 लेयर 3 लेयर तक यहां पर आपको बनती हुई दिख जाएंगी। तो ये हो गई आपकी कणिकामय कोशिका, ग्रेन्युलोसाइट। फिर क्या होता है, ये जो कणिकामय कोशिकाएं हैं ये अपने चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बनाती है, जिस मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम आधार झिल्ली, बेसमेंट मेम्ब्रेन, आधार झिल्ली और बेसमेंट मेम्ब्रेन। और होता क्या है भाई, क्योंकि फॉलिकल ओवरी में बना तो ओवरी का अपना टिश्यू होता है स्ट्रोमा, तो स्ट्रोमा की जो सेल्स होती हैं वो उससे चिपक जाती हैं बाहर की तरफ आके, जिसे हम पारवरक बोलते हैं। क्या बोला जाता है इस लेयर को, इसको बोलते हैं हम पारवरक, और थीका लेयर इसको बोला जाता है। तो देखो अब यहां पर क्या हुआ, उस फॉलिकल के अंदर थोड़ा सा बदलाव आ गया, तो अभी थोड़ा सा एक बड़ा सा फॉलिकल बन जाता है, और इस फॉलिकल को बोलते हैं हम द्वितीय पुट्टक, द्वितीय पुट्टक बोलेंगे, और सेकेंडरी फॉलिकल इसको हम बोलते हैं। अब इसकी जो डेवलपमेंट है कंटिन्यू रहेगी, याद रख लेना। ठीक है भाई, तो सबसे पहले क्या हुआ, प्यूबर्टी आई, LH FSH का लेवल बढ़ा, FSH ने काम करा प्राइमरी फॉलिकल्स पे। क्या क्या बदलाव हो गए प्राइमरी फॉलिकल में, प्राथमिक अंडक जो था उस सेंटर में वो वैसा ही पड़ा रहता है, कणिकामय कोशिकाएं जो थी उनकी 2 से 3 लेयर बन जाती है। सबसे बाहर क्या है, एक आधार झिल्ली बन जाएगी, और आधार झिल्ली के ऊपर क्या है, अंडाशय की कुछ कोशिकाएं आगे चिपक जाती है, जिसको फिर पारवरक स्तर बोलते हैं हम, थीका लेयर जिसको बोला जाता है। तो एक थोड़ा सा एक नया फॉलिकल यहां पर बन गया, जिसको हम द्वितीय पुट्टक या फिर सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं। अब देखो क्या है, FSH और LH दोनों हार्मोन इसके ऊपर काम करते रहेंगे। अब धीरे धीरे ये जो द्वितीय पुट्टक है ये किस में बदल जाता है, ये एक दूसरे पुट्टक में बदल जाएगा, जिसको हम
तृतीय पुटक बोलते हैं। अब देखो जब तृतीय पुटक बनेगा तो उसके अंदर क्या क्या बदलाव होंगे। सबसे पहली चीज, जो प्राइमरी अंडक था, प्राइमरी oocyte, वो अगेन वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब होता क्या है, क्योंकि एफएसएच काम करता जा रहा है और जो कणिकामय कोशिकाएं होती हैं उनमें विभाजन होता चला जाता है। तो अब आप जानते हो भाई विभाजन होता जा रहा है, बाहरी आधार झिल्ली वैसी की वैसी रहती है। अब होता क्या भाई, विभाजन होता जा रहा है तो एक चीज आप याद रखना कि भाई कोशिकाएं बहुत सारी बढ़ गई, तो होता क्या, हर एक कोशिका तक न्यूट्रिएंट पहुंचाना है। अब क्या है, क्योंकि कोई जगह पहले थी नहीं तो भाई कोशिकाएं कम थी तो डिफ्यूजन से काम चल जा रहा था। लेकिन अब कोशिकाएं बहुत ज्यादा हो गई तो इस सेल से दूसरी सेल तक कोई चीज डिफ्यूजन से पहुंच नहीं पा रही। तो होता क्या है, जो ग्रेनुलोसस सेल्स होती हैं वो अपने ही अंदर क्या करती हैं, एक कुछ फ्लूइड को बनाने लग जाती है। और उस फ्लूइड की वजह से क्या है, जो ग्रेनुलोसाइट्स कोशिकाएं यहां पर होती हैं वो फैल जाती हैं और उनके बीच में कुछ कैविटीज बनने लग जाती है। उन कैविटीज को बोला जाता है एंट्रम, ठीक है, या फिर गह्वर उसको हम बोलते हैं। तो देखो भाई क्या क्या बदलाव हुआ। प्राथमिक अंडक वैसा का वैसा ही रहा, जो आपकी कणिकामय कोशिकाएं हैं वो और बढ़ जाती हैं और फिर वो अपने अंदर ही एक फ्लूइड को रिलीज करती है, जिसकी वजह से उनके अंदर क्या है, ये ऐसी कई सारी कैविटीज बन जाती हैं। इन कैविटीज को बोलते हैं हम गह्वर या फिर इनको एंट्रम बोला जाता है, ठीक है। तो ये बदलाव अंदर की साइड हुआ। और बाहर की तरफ क्या होता है, जैसे अगर हम द्वितीय पुटक की बात करें तो वहां पर पारवरक की सिर्फ एक ही लेयर होती है। लेकिन द्वितीय पुटक में क्या है, जो पारवरक है उसमें भी क्या होगा, डिफरेंशिएशन हो जाता है, विभेदन हो जाता है और दो लेयर बन जाती है, ठीक है। तो जो अंदर की तरफ जो लेयर बनती है उस लेयर को बोला जाता है आंतरिक पारवरक। तो अंदर एक लेयर बनेगी, इसको हम बोल देंगे हम आंतरिक पारवरक। अब देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पर कि भाई जैसे हमने मेल्स में पढ़ा कि मेल में जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस के अंदर जो लिडिक कोशिकाएं होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाती है। सेम चीज अगर हम बात करें कि भाई हम पूछे अगर कि अंडाशय में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन्स बनाता कौन है, तो ओव्यूलेशन से पहले आप याद रख लेना भाई, जब तक ओव्यूलेशन नहीं होता उससे पहले जो एंड्रोजन्स का निर्माण होता है वो ये थीका इंटरना जो आंतरिक पारवरक होता है यही करता है। तो हुआ क्या भाई, द्वितीय पुटक के अंदर तो पारवरक की सिर्फ एक ही लेयर थी, लेकिन तृतीय पुटक जब बनता है तो उसमें क्या है, इसकी दो लेयर बन जाती है। एक अंदर की लेयर जिसको हम आंतरिक पारवरक थीका इंटरना बोलते हैं और एक लेयर बाहर की तरफ बन जाती है, ठीक है, जिसको हम थीका एक्सटर्ना और बाहरी पारवरक बोलते हैं। उस बाहरी पारवरक में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी आपको रुधिरवाहिनियां वगैरह मिलती हैं। तो एक तरीके से अंदर की जितनी भी कोशिकाएं हैं उनको पोषण देने का काम वो जो थीका एक्सटर्ना होता है, बाहरी पारवरक जो होता है वही करता है, ठीक है। तो एक दूसरा पुटक यहां पर बनके तैयार हो गया है। इस पुटक को नाम दिया जाता है तृतीय पुटक, ठीक है। इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर एक कैविटी बन जाती है और उस कैविटी का नाम है आपका गह्वर, एंट्रम, ठीक है। अब अगेन जैसे तृतीय पुटक बना, एफएसएच इसके ऊपर काम तो कर ही जा रहा है। अब धीरे धीरे जो तृतीय पुटक होता है, टर्शरी फॉलिकल, ये किसके अंदर बदल जाता है, ये बदल जाता है सबसे जो मैच्योर फॉलिकल होता है जिसको हम ग्राफी पुटक बोलते हैं। अब होता है कि जब ग्राफी पुटक बनता है तो यहां पर देखो आपको दो तीन चीजें देखने मिलेंगी। क्या क्या चीजें देखने मिलती है ग्राफी पुटक जब बनेगा, तो सबसे पहले देखो अभी तक हमने क्या करा कि जो प्राथमिक अंडक था वो वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है भ्रूण अवस्था से लेकर, है ना, मियोसिस 1 पे ही पड़ा रहता है। लेकिन अब है कि जैसे ही तृतीय पुटक बनता है तो तृतीय पुटक के अंदर जो प्राथमिक अंडक होता है, जो प्राइमरी oocyte है, वो अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट करता है। और इस एक चीज को याद रखना यहां पे थोड़ा कि भाई नॉर्मली जब मियोसिस होता है, पहला अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो जो कोशिकाएं बनती है वो दोनों एक ही साइज की होती है। लेकिन अंडाणु जब बनता है तो यहां पर हमें ऐसा नहीं देखने मिलता। होता क्या है कि भाई जब प्राइमरी अंडक अपना मियोसिस 1 कंप्लीट करता है, आप याद रखना किसके अंदर कंप्लीट करता है, जब तृतीय पुटक बन जाता है। और जब मियोसिस 1 होता है तो याद रखना जो कोशिकाएं बनती है वो समान आकार की नहीं होती। एक बड़ी कोशिका बनती है जिसको हम द्वितीय अंडक बोलते हैं,
और जैसे ही द्वितीय अंडक बनता है ये किस में चला जाता है, ये मियोसिस 2 में एंटर कर जाता है। लेकिन अगेन इसके साथ भी जैसे प्राथमिक अंडक था वो प्रोफेज स्टेज पर पड़ा रहता है मियोसिस 1 में, ये जाकर कहां रुक जाता है, ये मेटाफेज स्टेज पे जाकर रुक जाता है और फिर उसी स्टेज पे पड़ा रहता है। अब क्या होगा, तो पहली सेल एक बड़ी सेल बनी जिसका हम नाम दे देते द्वितीय अंडक या फिर सेकेंडरी oocyte इसको हम बोल देते हैं। और यार ना एक छोटी सेल बनती है यहां पर, ऐसा क्यों होता है वो भी अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले एक बड़ी सेल बनी जिसका नाम है द्वितीय अंडक और एक छोटी सेल बनती है जिसको बोला जाता है क्या, ध्रुवीय पिंड। ध्रुवीय पिंड या फिर इसको बोलते हैं हम फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी। तो देखो क्या क्या चीज हुई भाई, सबसे पहले जो प्राथमिक अंडक था उसने मियोसिस 1 को कंप्लीट करा, एक बड़ी सेल बनी, इस बड़ी सेल का नाम है आपका क्या हो गया, द्वितीय अंडक। ठीक है, सेकेंडरी oocyte बोल देते हैं इसको। अब द्वितीय अंडक के साथ एक छोटी सेल बनी, उस छोटी सेल का नाम है क्या आपका, प्रथम ध्रुवीय पिंड, फर्स्ट पोलर बॉडी। अब देखो होता है कि जैसे ही द्वितीय अंडक बनता है, ये द्वितीय अंडक अपने चारों तरफ एक ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई एक लेयर को बनाता है। ठीक है, और इस ग्लाइकोप्रोटीन लेयर को बोला जाता है पारदर्शी अंडावरण। पारदर्शी अंडावरण। ठीक है, और देखो है क्या भाई, ये सेंटर में है ना अभी पुटक, तो होता क्या, जो आपकी ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं, कणिकामय कोशिकाएं होती हैं, वो इस पारदर्शी अंडावरण से, जोना पेलुसिडा से बहुत टाइटली चिपक जाती हैं। इस लेयर को बोला जाता है अरिये क्रीट। अरिये क्रीट या फिर इसको बोलते हैं हम कोरोना रेडियाटा। ठीक है भाई, एक तो ये चीज हुआ। प्लस देखो तृतीय पुटक में क्या है, जो गहवर है, जो कैविटीज होती हैं वो ऐसे फैली हुई है, अलग अलग पड़ी हुई होती है। ठीक है, लेकिन अब होता क्या है, जो ग्राफी पुटक बनता है उसमें आप देख सकते हो कि सारी की सारी क्या थी, कैविटीज आपस में फ्यूज कर जाती है और एक सिंगल जो गहवर होता है एंट्रम उसको बना देती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितनी भी कैविटीज थी वो सारी क्या कर गई, फ्यूज कर गई, है ना। और एक क्रीसेंट शेप की, एसबीआई का लोगो देखा होगा वैसे कुछ शेप की एक सिंगल कैविटी बन जाती है। बाकी बाहर की तरफ वैसा ही रहेगा, जो आपका क्या है पारवरक होता है वो अभी भी थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना में ही रहेगा। तो देखो क्या क्या बदलाव हुए यहाँ पर, आप इस डायग्राम से भी देख सकते हो कि भाई पहले तृतीय पुटक था, इस तृतीय पुटक से जब ग्राफी और परिपक्व पुटक बना तो सबसे पहले भाई वहां पर क्या बन गया, एक द्वितीय अंडक बना और एक छोटी सेल बनी जिसको हम बोलते ध्रुवीय पिंड। फिर उसने क्या करा, अपने चारों तरफ एक पारदर्शी लेयर को बनाया जोना पेलुसिडा की भरी हुई, जिसको पारदर्शी अंडावरण बोलते हैं। और उस पारदर्शी अंडावरण से क्या है, जो कणिका में कोशिकाएं होती हैं वो थोड़ी चिपक जाती है, और ये जो कोशिकाएं इससे चिपक गई हैं इसको बोला जाता है अरिये क्रीट और कोरोना रेडियाटा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा सा फॉलिकल वहां पे बन जाता है, इस फॉलिकल को नाम दिया जाता है क्या, ग्राफी पुटक। अब एक चीज आप याद रखना कि ओव्यूलेशन जो होता है ना, वो ओव्यूलेशन इस ग्राफी पुटक के बनने के बाद ही होगा। अब देखो होता है कि भाई जैसे ग्राफी पुटक बन गया, अब होता है क्या भाई, जब ओव्यूलेशन होना होता है तो आप याद रखना एक हार्मोन है LH। होता क्या, जब भाई ओव्यूलेशन का टाइम आता है तो धीरे धीरे LH का लेवल क्या एकदम से बहुत बढ़ जाता है, तो LH की वजह से क्या है ओव्यूलेशन होता है। अब ओव्यूलेशन के टाइम पर देखो होगा क्या कि इस ग्राफी पुटक में से जो द्वितीय अंडक है, क्या हो गया, जो द्वितीय अंडक है उसके साथ जो पारदर्शी अंडावरण था और उसके बाहर जो अरिये क्रीट है, इन तीनों चीजों को ओवरी से बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, बोल तो इसको हम अंडाणु देते हैं पर एक्चुअली वो अंडाणु होता नहीं है, वो द्वितीय अंडक होता है जो अपने मियोसिस 2 के मेटाफेज स्टेज पर रुका हुआ है। तो जैसे उसको बाहर फेंका, इसी को हम अंडोत्सर्ग बोलते हैं। अब है क्या भाई, क्या हुआ, द्वितीय अंडक, पारदर्शी अंडावरण और उसके चारों तरफ जो अरिये क्रीट था वो कोशिकाएं बाहर आ गई। अब इसके अलावा बाहर जो वो पारवरक की कोशिकाएं हो गई, कणिकामय कोशिकाएं, वो सारी कोशिकाएं यहां पर बच गई है। तो जितनी भी कोशिकाएं बच गई हैं
वो धीरे धीरे एक येलो कलर की बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं पित्तपिंड और कॉर्पस ल्यूटियम। तो एक चीज आप याद रखना भाई, ये हो गया आपकी ओवरी की संरचना। अब याद रखना ये जो प्रोसेस है हर मंथ होती है, कि हर मंथ क्या होगा, वुमन में जब उनकी आर्तव चक्र जब स्टार्ट होता है तो उनकी ओवरी में क्या है, प्राथमिक पुट्टक होते हैं। फिर धीरे धीरे वो प्राथमिक पुट्टक द्वितीय पुट्टक में बदलते हैं, फिर द्वितीय पुट्टक से तृतीय पुट्टक बनता है, फिर तृतीय पुट्टक से ग्राफी पुट्टक बनेगा। ग्राफी पुट्टक बनने के बाद अंडोत्सर्ग होता है, मतलब ओव्यूलेशन होगा। और ओव्यूलेशन हो जाने के बाद जितनी भी उस पुट्टक की कोशिकाएं बचती है वो धीरे धीरे एक येलो कलर की बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं पित्तपिंड या फिर कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो अगर आप ओवरी की संरचना अगर आप देखो तो वो हर महीने ऐसे ही बदलती रहती है, उसके अंदर ये पुट्टक चेंज होते रहेंगे। सो ये जो चीजें मैंने जितनी आपको समझाई है अभी, यहाँ पर आपको इन सब के बारे में लिख दिया है, जैसे आप ये देख सकते हो। और याद रखना भाई, ये जो प्रोसेस हमने डिस्कस की है इसमें आपका जो oogenesis का उसका भी थोड़ा पार्ट आ गया है इसमें। वो कैसे हो आप देख लेना भाई। जैसे सबसे पहले क्या है, वहां पर प्राथमिक पुट्टक है, उस प्राथमिक पुट्टक में देखोगे सेकंड सेंटर में क्या होता है, प्राथमिक अंडक हो गया, प्राइमरी oocyte, जो मियोसिस 1 प्रोफेज 1 पर रुका हुआ है। और बाहर एक सिंगल लेयर होती है किसकी, कणिकामय कोशिकाओं की। जैसे ही प्यूबर्टी आती है एफएस जीएनआरएच का लेवल बढ़ता है, उसकी वजह से एलएच और एफएसएच का लेवल बढ़ता है। ये दोनों काम करते हैं प्राथमिक पुट्टक पर और इनमें डेवलपमेंट करवाते हैं। क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, प्राथमिक पुट्टक वैसे अंडक जो है वो वैसा ही पड़ा हुआ है, लेकिन कणिकामय कोशिका देखो यहाँ पर क्या थी, पहले उसमें एक ही लेयर है, यहाँ पे कई सारी लेयर बन गई। प्लस के बाहर की साइड अगर आप देखोगे तो वहां पर एक झिल्ली बन जाती है, इसको आधारी झिल्ली बोलते हैं। और ओवरी की सेल उससे कुछ चिपक जाती है, जिसको हम पारवरक या थीका लेयर बोलते हैं। तो ये द्वितीय पुट्टक बन गया। फिर अब ये द्वितीय पुट्टक धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होगा, तृतीय पुट्टक में। तो इसमें देखो बाकी सब तो वैसा ही है कि प्राथमिक अंडक वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है, लेकिन अब क्या हुआ, इनके अंदर कुछ कैविटीज बन जाती जिसको हम गहवर बोलते हैं। और जो बाहर वाली लेयर थी वो है ना थीका लेयर पारवरक, वो 2 लेयर में टूट जाती है, एक अंदर की लेयर जिसे थीका इंटरना और एक बाहर की लेयर जिसको थीका एक्सटर्ना बोलते हैं। फिर धीरे धीरे यही तृतीय पुट्टक किसमें बदल जाएगा, ग्राफी पुट्टक में। तो ग्राफी पुट्टक में क्या क्या बदलाव हुए कि भाई सबसे पहली चीज कि तृतीय पुट्टक के अंदर उसने अपना मियोसिस 1 कंप्लीट किया, एक बड़ी सेल बनी द्वितीय अंडक, छोटी सेल बनी ध्रुवीय पिंड। फिर उस सेल ने अपने चारों तरफ, उस द्वितीय अंडक ने ही अपने चारों तरफ क्या करा, एक पारदर्शी अंडावरण को बनाया। और जो बाहर कणिकामय कोशिकाएं थी वो उस पारदर्शी अंडावरण से चिपक गई, जिसको अरियक्रीट और कोरोना रेडिएटा बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये बदलाव हुआ और जो छोटी छोटी कैविटीज थी वो सब फ्यूज करके एक ऐसे बड़ी सिंगल लार्ज कैविटी वो बना देते हैं यहाँ पर। इसको अगेन हम गहवर और एंट्रमी बोलते हैं, जिसमें गहवर द्रव्य मिलता आपको। ठीक है, जो एक तरीके से सर्कुलेशन का काम कर रहा है, यहाँ पर चीजों को इधर उधर पहुंचाने में हेल्प करेगा वो। अब है क्या भाई, अंडोत्सर्ग होगा। और अंडोत्सर्ग के बाद आपको बता दिया कि जो बची कुची कोशिकाएं होती हैं, भाई अंडाणु तो बाहर चला गया और बची कुची कोशिका एक येलो कलर की बॉडी में कन्वर्ट हो गई, जिसका नाम हम दे देते हैं पित्तपिंड और कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये सबसे पहला टॉपिक हो गया हमारा, ये हमने डिस्कस कर लिया आपके जो अंडाणु है उसकी संरचना। और आपका पहला टॉपिक स्त्री जनन तंत्र में जो था आपका प्राथमिक जनन अंग, तो प्राथमिक जनन अंग अंडाशय हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो बचता है अब आपका वो है आपके द्वितीय जनन अंग। तो उसमें क्या क्या आ गए, आपके सहायक नलिकाएं आ गई, ग्रंथियां आ गई और बाहरी जननेंद्रिय आ गई। इसको हम एक अलग टॉपिक में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।